अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोपोर्शन के ऊपर कि प्रोपोर्शन जो है वो किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में डेफिनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है, और वीडियो में फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि प्रोपोर्शन को सिम्बोलिकली जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर उसके बाद एंड में इस वीडियो के हम बात करेंगे कि प्रोपोर्शन जो है उसका मीन और एक्सट्रीम के साथ क्या ताल्लुक है, या मीन और एक्सट्रीम से क्या मुराद होता है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोपोर्शन के ऊपर बात करते हैं। प्रोपोर्शन क्या कहता है कि प्रोपोर्शन सेज दैट टू रेशोज आर इक्वल। प्रोपोर्शन हमें ये बताता है या ये कहता है कि दो रेशोज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो कंक्लूजन या नतीजा क्या निकला? जब भी प्रोपोर्शन का वर्ड आए तो आपके माइंड में साथ में दूसरी बात आनी चाहिए, दो रेशोज जो कि आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि रेशो किसे कहा जाता है तो ये टॉपिक समझना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिनको नहीं पता, जिन स्टूडेंट्स को, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ जाकर आपको मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने रेशो किसे कहते हैं इसके ऊपर बात की हुई है। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं प्रोपोर्शन की, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे एक रेशो लिख लेता हूँ 1/3। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये इक्वल होनी चाहिए किसी दूसरी के। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2/6, तो क्या ये रेशोज एक दूसरे के इक्वल लग रही हैं? तो दिखने में तो ये एक दूसरे के नहीं लग रही, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर जाऊं या लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाऊं तो 2 1 2 2 3 6, तो अब आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो इसीलिए प्रोपोर्शन का वर्ड यानी कि क्रिएट किया गया कि बाज का दिखने में दो रेशोज एक दूसरे के बराबर नहीं होती, लेकिन एक्चुअली में वो होती हैं। तो इसलिए जब भी प्रोपोर्शन का वर्ड आए तो मीन जो भी रेशो सामने हैं वो एक दूसरे के बराबर ही होंगी। तो आई होप इतना सा एग्जांपल से कोई ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, या सिंबॉलिकली जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जनरली अगर इसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल दो रेशोज शो करनी है, ए इज़ टू बी, एक रेशो ये कर देते हैं, और सी टू डी एक रेशो ये कर देते हैं, और इनके दरम्यान में इक्वालिटी का साइन डालते हैं। तो बेसिकली प्रोपोर्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और बल्कि इसके अलावा ऐसे भी किया जाता है, सॉरी मैं भूल गया, कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए रेशो बी, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और या सिंबल, और यहाँ पे डी। तो आई होप आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि इसको रिप्रेजेंट जो है वो कैसे किया जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं मीन और एक्सट्रीम के ऊपर। तो एक्चुअली मीन और एक्सट्रीम क्योंकि यानी मीन और एक्सट्रीम बनते कैसे हैं, पहले इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए रेशो जो होती है उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे इसको अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए डिवाइड बाई बी, और इक्वालिटी का साइन, और सी डिवाइड बाई डी। और यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डी, और ये बन जाएगा सी बी। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता है। तो ठीक इसी तरह इस चीज़ को सामने रखते हुए अब देखिए ए डी कौन सा है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये ए है और ये डी है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेसिकली क्या, इसको बोला जाता है एक्सट्रीम। और ये हमारा सी बी है, तो ये बी सी या सी बी ये हमारा, इसको बोला जाता है मीन। तो अब पता चला कि एक्सट्रीम ये है और मीन ये है। तो ये मीन और एक्सट्रीम इस तरह से वजूद में आते हैं। वजूद में आने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चंस में इन चारों के अंदर से एक अननोन वैल्यू होती है, तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन मीन एक्सट्रीम के साथ क्या ताल्लुक है वो चीज़ आपको पता चल गया। तो इसलिए एक फार्मूला भी बनता है जिसको हम क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर मैं यानी कि इसके ये लिख सकता हूँ ए डी और इक्वल टू बी सी, और दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उसके बाद इक्वालिटी का साइन, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ मीन, वो भी लिख लेता हूँ। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर, जो कि एक्चुअली इसी के
इसी को सामने रखते हुए बना है। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट का वर्ड जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा हो। तो प्रोडक्ट क्या, जब भी दो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं इज इक्वल टू 15, तो इससे पता क्या चला, पता हमें ये चला जब भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स या चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जो आंसर आता है उसी आंसर को बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट की यहाँ से जो कॉन्सेप्ट समझ में आया वही चीज़ इधर भी पुट कर देंगे। इधर क्या है, इधर जो है ए और डी की बात हो रही है। ठीक है, तो ए और डी को, जब ए को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा डी के साथ, तो बदले में क्या आंसर आएगा, ए डी ही तो आ जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि ए डी को मल्टीप्लाई करके ए डी ही आंसर आएगा, इसलिए ए डी को जो है वो प्रोडक्ट कहा गया है, क्योंकि ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट। लेकिन अगर, क्योंकि ये जर्नल फॉर्म में ए डी लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे होता 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ए की जगह 3 होता और डी की जगह 2 होता, तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये क्या बन जाता, 3 टू द 6। फिर क्या कहते हैं हम कि 3 और 2 का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है, वो 6 है। तो आई होप प्रोडक्ट का समझ में आ गया होगा। इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए प्रोडक्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए प्रोडक्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो आई होप काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। बाकी एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगी। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।